जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल SPN क्लासेज में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि न्यूज़ आ रही है कि बिहार में टायर 4 की भी भर्ती आने वाली है और यूपी में SI, पुलिस, होमगार्ड्स इत्यादि के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो तैयारी आप लोग जारी रखिए। अगर मेहनत सच्चे दिल से आपके द्वारा की जाएगी तो सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जो आज की क्लास है ये प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे वनडे एग्जाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण क्लास नहीं है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर सिविल सेवा का मेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारी संविधान सभा थी, इस संविधान सभा को कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। जैसे कि ये बोला गया कि संविधान सभा संप्रभु सभा नहीं थी, ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, ये हिंदुओं की सभा थी, ये सांप्रदायिक सभा थी, ये कांग्रेस की सभा थी और संविधान सभा को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा। इन सारी चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें जैसा कि हम इसमें लिख रखे हैं कि क्या संविधान सभा संप्रभु सभा थी, संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय थी कि नहीं थी, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और आज की जो क्लास है ये फैक्चुअल बेस्ड क्लास नहीं है, ये पूर्णतः समझ पर आधारित है। अगर ये चीज़ें जान लेंगे आप लोग कि क्यों बोला गया कि ये संप्रभु सभा नहीं थी, क्या ये सच्चाई है कि संविधान सभा संप्रभु सभा नहीं थी, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे जवाब देंगे। तो देखिए, अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाती है कि क्या संविधान सभा संप्रभु निकाय थी कि नहीं थी, तो देखिए जो आलोचक थे उनके द्वारा बोला गया, देखिए अगर कोई भी कार्य आप स्टार्ट करेंगे या कर रहे हैं तो उसके समर्थक भी होंगे और उसके आलोचक भी होंगे, आलोचना करने वाले भी होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा का गठन में पीछे की क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। और उस मिशन को क्यों कैबिनेट मिशन नाम दिया गया, क्योंकि उसमें 3 ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री थे। और कौन कौन थे? पास, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो जो संविधान सभा है इसका जो गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, और कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से आया हुआ मिशन था और उसके सारे सदस्य ब्रिटेन के थे। तो इस बेस पे जो भी संविधान सभा के आलोचक थे उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं थी। अब संप्रभु का मतलब क्या होता है, इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे जान लें। तो देखिए, अगर हम अपना डिसीजन लेने के लिए, किसी भी मुद्दे पे अगर हम अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं तो हम संप्रभु हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर कोई डिसीजन हम ले रहे हैं और उसमें बिना किसी दबाव के ले रहे हैं, स्वच्छंदता से ले रहे हैं, तो हम संप्रभु हो गए। जैसे कि भारत है, देश की बात करें तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, क्योंकि भारत अपना आंतरिक या बाह्य मामलों में जो भी डिसीजन लेता है
वो बिना किसी दबाव के लेता है। अर्थात निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है उसी के बेस पे हम बोलेंगे कि भारत संप्रभु राष्ट्र है। तो यहां पे बात आती है कि क्या संविधान सभा जो भी आलोचना करने वाले आरोप लगाए हैं हमारी संविधान सभा पे कि संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं थी, तो क्या ऐसा था? तो उनके जो आरोप लगाने का बेस था वो कैबिनेट मिशन था, ठीक है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि संविधान सभा का जो अधिकांश निर्माण है, संविधान का जो अधिकांश निर्माण है, अर्थात जो महत्वपूर्ण भाग हैं और जिनका निर्माण है वो स्वतंत्रता के बाद ही हुआ है। क्योंकि देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया और 1946 में 9 दिसंबर 1946 अर्थात 1946 का लास्ट ही था वो, में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो जो संविधान का अधिकांश भाग है वो स्वतंत्रता के बाद ही निर्मित किया गया है। और जब स्वतंत्रता के बाद निर्मित किया गया है तो हम कह सकते हैं कि संविधान सभा जो थी वो एक संप्रभु निकाय थी। क्योंकि जब हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं है, हमारा जो भी शासन है वो हमारे देश की सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो हम संप्रभु निकाय के तौर पे जाने जाएंगे। तो पहला इसमें जब आप इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे तो उसमें रीजन में तो ये लिख लेंगे कि कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन हुआ था, इस वजह से इसको आलोचना करने वाले बोलते हैं कि यह संप्रभु निकाय नहीं थी। लेकिन यहां पे जब हम उत्तर देंगे तो यहां पे लिखेंगे कि संविधान का जो हमारे निर्माण है अधिकांश भाग वो स्वतंत्रता के बाद ही हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी संविधान सभा जो है वो स्वच्छंद रूप में कार्य की है। और जब हमारी संविधान सभा स्वच्छंद रूप में कार्य की है अर्थात वो संप्रभु निकाय थी। उसके बाद जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उसमें यह प्रस्ताव लाया गया था कि संविधान सभा को जब भी भंग किया जाएगा तो वो संविधान सभा के जो भी सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से भंग किया जाएगा, ना कि ब्रिटिश सरकार की अनुमति से किया जाएगा। तो जब पहली बैठक कब हुई थी? जब हम अभी आजाद नहीं हुए थे, और उसी टाइम ये प्रस्ताव लाया गया था संविधान सभा द्वारा कि संविधान सभा को भंग तभी किया जाएगा जब हम संविधान सभा के सदस्यों से 2/3 बहुमत से इसको प्रस्ताव को पास करा लें। यहां पे ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेना नहीं है भंग करने के लिए। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो घटनाएं घटित हुई है वो स्वतंत्रता से पहले की है, लेकिन फिर भी वहां पे संप्रभु निकाय के तौर पे कार्य कर रही है बिना किसी दबाव के हमारी संविधान सभा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। तो अगर बात आएगी कि क्या संविधान सभा संप्रभु निकाय थी तो उसमें आप किस बेस पे आलोचना किया गया था उसको लिखेंगे। उसके बाद कैसे संप्रभु निकाय थी, जिसमें हमने आपको पॉइंट बताए कि कोई भी, और एक चीज और था कि संविधान सभा के द्वारा जो भी विधि बनाई जा रही थी वो सदस्यों से पास कराई जाती थी। वहां पे ब्रिटिश सरकार का कोई रोल नहीं होता था, चाहे संविधान स्वतंत्रता से पहले की बात हो और चाहे स्वतंत्रता से बाद की बात हो, दोनों कंडीशंस में। तो इन बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारी जो संविधान सभा थी वो पूर्णतया संप्रभुता संपन्न सभा थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस पे हमने बात कर लिया। अब कभी कभी आलोचना करने वाले ये भी मुद्दा उठाते हैं कि क्या संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय थी?
आलोचना करने वाले ये भी बोलते हैं कि संविधान सभा जो है वो प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। प्रतिनिधि निकाय का मतलब, जो भी आलोचना करने वाले हैं उनका ये कहना है कि जो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था वो 296 सीटों पे ही हुआ था, और वो भी जो निर्वाचन था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, अर्थात सीधे जनता द्वारा निर्वाचन नहीं हुआ था। और देशी रियासतों से जो सदस्य आने थे वो मनोनीत होकर आने थे। तो उनका कहना यह था कि संविधान सभा अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत थी। संविधान सभा अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत थी, और ये जन सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। उनके द्वारा ये बोला जाता था। किनके द्वारा? जो भी आलोचक थे उनके द्वारा ये बोला जाता था कि संविधान सभा जन सामान्य लोगों की सभा नहीं थी, अर्थात प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? उनका कहना यह भी था कि जनमत संग्रह नहीं कराया गया था। इन सारी पॉइंट को वो मुद्दा बनाकर और संविधान सभा को प्रतिनिधि निकाय नहीं थी कि संज्ञा दिए उन्होंने, जो भी आलोचना करने वाले थे। लेकिन यहां पे हम देखेंगे कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि निकाय थी। वो कैसे थी, इस बात को यहां पे हम साबित करेंगे कि संविधान सभा कैसे प्रतिनिधि निकाय थी। तो देखिए, जब संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था वो भले ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ हो, लेकिन वहां पे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देखने को मिला था। मैं बताया था आप लोगों को कि कांग्रेस से 208 सदस्य आए थे। मैंने ये भी बताया था कि 208 सदस्य कांग्रेस से चुन के आए थे, 73 सदस्य मुस्लिम लीग से आए थे, 15 अन्य से आए थे। और इन सब में जो भी 296 सदस्य थे, इन सब में 15 महिलाएं भी थी, एंग्लो इंडियन भी थे। फ्रैंक एंथनी के बारे में हमने बताया था कि एंग्लो इंडियन थे। पारसी समुदाय से भी पीएच मोदी जी थे। एससी से 26, एसटी से 33 लोग चुन के गए थे। तो जब हम ये देखते हैं कि संविधान सभा में लगभग में सभी वर्ग शामिल थे, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय नहीं थी? अर्थात निष्कर्ष ये निकला कि संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि निकाय थे। देखिए, जो लोग भी रीजन देते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं कराया गया, लोगों द्वारा नहीं चुना गया, जनमत संग्रह नहीं कराया गया, तो तत्कालीन जो भारत की स्थिति थी वो इतनी सुदृढ़ स्थिति नहीं थी, और मशीनरी का भी अभाव था, तकनीकी सिस्टम भी उतने हमारे पास नहीं थे, और आर्थिक समस्या भी थी हमारे देश के सामने। ये सारी चीजें विकट परिस्थितियों के रूप में थी हमारे सामने। तो उस टाइम पूरे देश में संविधान सभा के लिए चुनाव कराया जाना संभव नहीं था। इस चीज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हम स्वतंत्र हुए 1947 में, लेकिन हम चुनाव करा पाने में सक्षम हुए 1951-52 में। तो जो भी उचित तरीका था उसी बेस पे हमारे संविधान सभा ने कार्य किया। तो हमारे संविधान सभा पे कोई ये आरोप नहीं लगा सकता है कि प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आलोचकों द्वारा यह भी बोला गया
कि संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी। संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी। और ये बोलने वाला कौन था? तो चर्चिल भी था और एक विस्काउंट करके था, ये दोनों ब्रिटिशर्स थे। इन दोनों के द्वारा आरोप लगाया गया था कि जो भारत की संविधान सभा थी वो हिंदुओं की सभा थी। उनके नज़र में यह था कि संविधान सभा में जो सदस्य चुन के गए हैं उनमें हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक है। इसी बेस पे उन्होंने ये आरोप लगाया हमारी संविधान सभा पे कि भारतीयों की संविधान सभा जो है वो हिंदू सभा है या हिंदुओं की सभा है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि जब अप्रत्यक्ष निर्वाचन करवाया गया था तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सहयोग लिया गया था, अर्थात उसी बेस पे कराया गया था। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में यह भी प्रावधान किया गया था कि प्रति 10 लाख लोगों पे एक सदस्य को लिया जाएगा। ठीक है, तो उसी बेस पे ही संविधान सभा का चुनाव हुआ। वो अलग बात है कि भारत में आज भी और उस टाइम भी हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। यही वजह था कि संविधान सभा में हिंदू जो सदस्य थे उनकी भी संख्या ज्यादा थी। तो वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनकी संख्या ज्यादा थी। अगर आप जान लीजिए, एक बात कंफर्म होइए कि यदि हम किसी देश में 1 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और किसी देश में 50 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जहां पे 50 लाख लोगों का करना है प्रतिनिधित्व, वहां पे कम लोगों की आवश्यकता होगी, और जहां पे ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व करना है वहां पे ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी। तो इसी बेस पे जब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से प्रति 10 लाख के हिसाब से जब निर्वाचन कराया गया, तो जाहिर सी बात है कि जब हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो ज्यादा प्रतिनिधि चुन के आएंगे। ठीक है, उसके बाद एक चीज आप और यहां पे कारण दे सकते हैं कि संविधान में, भारतीय संविधान जो बनाया गया है उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिखता जो हिंदुओं के पक्ष में पूर्णतया हो और किसी धर्म के विरोध में हो। ऐसा कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान जो सभा थी वो हिंदू महासभा थी या हिंदू सभा थी? कैसे बोल सकते हैं? सिर्फ ज्यादा प्रतिनिधि हो जाने से वो हिंदू सभा थोड़ी हो जाएगी। भारतीय संविधान में एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जहां पे किसी धर्म विशेष को वरीयता दी गई है या उसको लाभ प्रदान करने का प्रयास किया गया है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा हिंदू सभा थी। उसके बाद एक चीज और है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में सभी धर्म समान हैं संविधान की नजर में। तो जब हमारी संविधान की प्रस्तावना ही ये चीज की वकालत कर रही है कि भारत में पंथ निरपेक्षता के आधार पर शासन किया जाएगा, और जो प्रस्तावना का निर्माण है वो उसी टाइम किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था और 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था, और वही उद्देश्य प्रस्तावना बना था। तो ये दोनों जो पास हुआ और लाया गया, ये दोनों घटनाएं स्वतंत्रता से पहले की हैं।
लेकिन फिर भी हमने फ्यूचर को देखते हुए कि कोई विसंगतियां पैदा ना हो, हमने पंथ निरपेक्ष को जोड़ा था। उन्नीस 1976 में। लेकिन जो भाव था, पंथ निरपेक्ष शब्द को हमने जोड़ा था 1976 में, लेकिन जो पंथ निरपेक्षता का भाव था वो शुरू से ही संविधान सभा के अंदर था। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि संविधान सभा हिंदू सभा थी या हिंदुओं की सभा थी। ठीक है, ये चीज आप लोग लिख लेंगे। अगर समझ लेंगे तो आप अपने से आंसर राइटिंग करिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ आप कितना लिख पा रहे हैं। अगर फिर भी लिखने में दिक्कत हो रही है, दोबारा लेक्चर को देखिए, फिर उस चीज को समझिए, उसके बाद फिर प्रयास करिए। प्रयास ही सफलता की कुंजी है। इसके बाद जो जेनिंग्स था और भी कुछ आलोचक थे, उनके द्वारा भारत की संविधान सभा पर यह आरोप लगाया गया कि जो भारत की संविधान सभा थी वो वकीलों की सभा थी। और उनके द्वारा कारण यह बताया गया कि जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जब कृषि प्रधान देश है तो भारत में किसान और मजदूरों की बहुलता है, और किसान और मजदूरों का प्रतिनिधित्व बहुत कम मात्रा में दिखता है उसमें संविधान सभा में। इसी बेस पर जेनिंग्स ने बोला था कि जो भारत की संविधान सभा है वो वकीलों की सभा है। क्या यह चीज सही है? तो जी नहीं, क्योंकि जो संविधान के निर्माण का कार्य होता है, या जो संविधान के निर्माण का कार्य था, वो एक जटिल कार्य था। और भारत के जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस टाइम 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। और संविधान एक जटिल वैधानिक दस्तावेज है, संवैधानिक दस्तावेज है। ये चीज आपको संविधान की डेफिनेशन हम बता ही चुके हैं कि संविधान एक जटिल वैधानिक दस्तावेज है। तो वहां पे जो संविधान के निर्माण का कार्य था, या विधियों के जो निर्माण का कार्य था, उसमें पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता ज्यादा थी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उस टाइम भारत में जो भी बुद्धिजीवी वर्ग था, जिस राजनेताओं में जो भी बुद्धिजीवी थे और वकील, आज भी हम देखते हैं कि विधि निर्माण में वकीलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो जब हम जटिल वैधानिक दस्तावेज का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें हमको पढ़े लिखे लोगों को लेना अनिवार्य है। और जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो वो विधियों को बनाने में ज्यादा सहयोग करेंगे। तो यही वजह था कि किसान और मजदूर लोग इसमें कम मात्रा में थे और वकील लोग ज्यादा थे। इसी बेस पे संविधान सभा जो थी, ये हम बोल सकते हैं कि ये वकीलों की सभा नहीं थी। ये आरोप गलत है। वहां पे संविधान सभा को जिसको भी जरूरी समझ में आया उसको संविधान सभा द्वारा इसमें सदस्य बना के लिया गया कि वो विधियों के निर्माण में सहयोग दे सके। अब कृषि की अगर बात आती तो जरूर हमारे किसान भाई उसमें 100% सहयोग करते हैं, मजदूर भाई करते हैं,
लेकिन यहाँ पे विधि निर्माण की बात थी। इस वजह से जो भी बुद्धिजीवी वर्ग था उसको शामिल करना संविधान सभा की जरूरत थी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद आरोप लगाने वाले ये भी बोलते हैं कि संविधान सभा कांग्रेस की सभा थी, और इसके विषय में ऑस्टिन द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। मतलब जो कुछ भी था वो कांग्रेस ही थे। तंज स्वरूप बोला गया ये ऑस्टिन के द्वारा। अब इस तथ्य में कितनी सच्चाई है इस पे हम लोग बात करें। तो देखिए, जब हम बताए थे कि जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था संविधान सभा का, तो सभी वर्गों से लोग चुन के आए थे उसमें। मुस्लिम, हिंदू, पारसी, एंग्लो इंडियन, सिख, ईसाई, महिलाएं, SC ST, मतलब हर वर्ग से लोगों को लिया गया था। और यहां तक कि प्रारूप समिति में एकमात्र KM मुंशी ही ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेसी थे, बाकी गैर कांग्रेसी लोग थे। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था? कांग्रेस के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई भारतीयों की आवाज को बुलंद करने का प्लेटफॉर्म था भारतीय लोगों के पास, तो एकमात्र कांग्रेस ही थी। यही वजह था कि कांग्रेस से लोगों का जुड़ाव ज्यादा था, और जहां लोगों का जुड़ाव ज्यादा होगा वहां से ज्यादा लोग चुन के जाएंगे ही जाएंगे, ये तो निश्चित है। उसके बाद एक चीज और है कि भारतीय संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिखाई देता है जिसमें कि किसी पार्टी विशेष को वरीयता दी गई हो। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था? इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये जो भी तथ्य या आरोप लगाए गए हैं ऑस्टिन द्वारा या अन्य आलोचकों द्वारा, वो पूर्णतया गलत है। उसके बाद संविधान सभा के आलोचक एक आरोप और भी लगाते हैं कि भारत के संविधान को बनाने में संविधान सभा ने बहुत ज्यादा समय लिया, अर्थात संविधान सभा द्वारा समय की बर्बादी की गई। यह आरोप लगाया जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में जब हम जानेंगे तभी निष्कर्ष निकाल पाएंगे। तो देखिए, अमेरिका का संविधान 4 से 6 महीने में तैयार हो गया था, लेकिन भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। प्रथम लिखित संविधान भले संयुक्त राज्य अमेरिका का हो, लेकिन अगर दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात की जाती है, निर्मित संविधान की बात की जाती है, तो वो भारत का संविधान है। और भारत के संविधान को बनाने में 60 से अधिक देशों के संविधान
की समीक्षा की गई थी, अर्थात पढ़ा गया था कि उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमारे संविधान में भारतीयों के अनुरूप ढालकर उसे शामिल करना चाहिए ताकि सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व तो समान रूप से हो सके। तो भाई मेरे, जब 60 देशों का संविधान पढ़ा जाएगा और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया जाएगा लिखित फॉर्मेट में, तो जाहिर सी बात है कि समय लगेगा ही। उसके बाद एक चीज और है कि भारत में विभिन्नताएं बहुत ज्यादा थीं, उस टाइम भी थीं और इस टाइम भी हैं। भारत में क्षेत्रीय विविधताएं हैं, आर्थिक विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, राजनैतिक विभिन्नताएं हैं। तो जब बहुत सारी विभिन्नताएं हैं भारत में, तो जब भी हम विधियों का निर्माण करेंगे तो हमें सारे लोगों को न्याय देने के उद्देश्य से काम करना है। तो हम सारे लोगों के हित को सर्वोपरि रखेंगे, और जब सारे लोगों के हितों की रक्षा के लिए हम विधि बनाएंगे तो हमें अलग अलग विधियों के बारे में सोचना होगा कि कौन सी विधि किसके लिए लाभप्रद होगी, और समानता का भाव आएगा। और जब अलग अलग विधियों पे सोचना होगा, कार्य करना होगा, तो वहां पे समय तो लगेगा ही। और एक चीज और यार, हम लोग अपना परिवार चलाने में कि ये काम ऐसे होगा, ये काम वैसे होगा, त्वरित डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और यहां पे तो देश चलाने के लिए दस्तावेज का निर्माण किया जा रहा था, तो हमें जल्दीबाजी किस बात की थी? अगर हम जल्दीबाजी में कोई काम करेंगे तो गलतियां निश्चित होंगी। और यही वजह था कि इतनी विभिन्नताओं और इतने बड़े देश में शासन करने के लिए हमें एक परफेक्ट दस्तावेज की जरूरत थी, और जो तभी बन सकता था जब उस पर हम पर्याप्त समय देंगे। तो यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि जो भारत की संविधान सभा थी उसके द्वारा कोई समय की बर्बादी नहीं की गई थी। वो समय की मांग थी कि उतना टाइम संविधान बनाने में लगा था। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें सबको समझ में आई होंगी। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान क्या सच में सांप्रदायिक सभा थी? तो वहां पे क्या करेंगे आप? इसी क्वेश्चन के बेस पे उत्तर लिखेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास में मैंने जिक्र किया कि क्या संविधान सभा संप्रभु सभा थी, क्या संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय थी, क्या संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी, क्या संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था, क्या संविधान सभा ने समय की बर्बादी की, और क्या संविधान सभा वकीलों की सभा थी। इन सारी चीज़ों पे हमने डिटेल में डिस्कस किया। और आप लोग घर जाके, या घर पे ही होंगे या कहीं बाहर होंगे, जहाँ भी होंगे, इसका नोट्स ज़रूर तैयार करिएगा। मेरी पूरी क्लास का नोट्स बनाइए। जब ये पूरी सब्जेक्ट को मैं समाप्त करूँगा पढ़ा के, तो आप देखेंगे कि एक कंप्लीट नोट्स तैयार रहेगा जो प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी भी वनडे एग्जाम में भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस चीज़ की गारंटी है। बाकी मेरी कोशिश यही है कि जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं
उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे उनका भी भविष्य सुनिश्चित हो सके और अपने परिवार को अच्छी तरह से चला सके। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये SVN क्लासेज ने जो भी कार्य शुरू किया है और आने वाले टाइम में हिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट को भी इसी प्लेटफॉर्म पे एकदम शालीनता से एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए पढ़ाया जाएगा और फ्री ऑफ कास्ट। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बाकी नेक्स्ट क्लास कल होगी और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि संविधान सभा के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी थी। मतलब जब संविधान सभा निर्माण कर रही थी संविधान का, तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना हमारी संविधान सभा को करना पड़ा, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।